दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 12वीं क्लास की फर्स्ट ईयर के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन की स्टडी करेंगे, जिसको बुकर टी वॉशिंगटन ने लिखा है। दोस्तों, दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। एक दिन कोयले की खान में काम करते समय इत्तेफाक से मैंने दो खानिकों को वर्जीनिया में किसी स्थान पर बने हबशी लोगों के किसी विशाल स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। ये पहला मौका था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना था जो हमारे कस्बे में बने हबशी लोगों के छोटे से स्कूल से कहीं ज़्यादा आकर्षक था। वे जैसे जैसे उस स्कूल का खुलासा करते गए, मुझे ऐसा लगा कि पृथ्वी पर वे सबसे अच्छा स्थान होगा। उस समय मुझे स्वर्ग भी इतना ज़्यादा आकर्षक नहीं लगा जितना कि वर्जीनिया का हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। मैंने तुरंत ही उस स्कूल में जाने का इरादा किया, हालांकि मुझे ज़रा भी ये ख्याल नहीं था कि वे कहाँ हैं या कितनी मील दूर है या मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। मेरे मन में लगातार एक ही विचार घिलोरे ले रहा था और वे ये था हैम्पटन जाने का। मैं दिन रात इसी बारे में सोचता रहता। सन 1872 के पतझड़ के मौसम में मैंने वहां पहुंचने का इरादा कर लिया। मेरी मां इस गंभीर आशंका से दुखी थी कि मैं एक नामुमकिन काम की कोशिश करने जा रहा हूं। फिर भी किसी तरह मैंने उनसे अनमने ढंग से इजाज़त हासिल कर ली कि मैं जा सकता हूं। कपड़े खरीदने और मार्ग के खर्चे के लिए मेरे पास बहुत कम धन था। मेरे भाई जॉन ने अपनी हैसियत के अनुसार पूरी सहायता की, मगर हकीकत में ये काफ़ी नहीं थी। आखिरकार वे शुभ दिन आ गया और मैं हैम्पटन के लिए रवाना हो गया। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा सस्ता थैला था जिसमें कुछ कपड़े थे जो मुझे हासिल हुए थे। उस समय मेरी माँ कमज़ोर और अस्वस्थ थी। उन्हें दोबारा देखने की उम्मीद ना के बराबर थी और इसी वजह से हमारी विदाई और ज़्यादा दुखी हो गई थी। फिर भी उन्होंने आखिरी तक हिम्मत बनाई रखी। माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। पैदल चलकर तथा विनती करके, घोड़ा गाड़ियों व कारों में स्थान पाकर किसी तरह मैं कई दिनों के बाद वर्जीनिया के रिचमंड नगर में पहुंचा, जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। जब मैं थका हुआ, भूखा और धूल भरा हुआ वहां पहुंचा तो रात काफ़ी हो चुकी थी। इससे पहले मैं किसी बड़े नगर में नहीं गया था, इस वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी हुई। जब मैं रिचमंड पहुंचा, मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा था। उस जगह में किसी को भी नहीं जानता था और शहरी तौर तरीक़ों से अनजान होने की वजह से मैं नहीं जानता था कि कहाँ जाऊं। मैंने रुकने के लिए कई जगह पूछताछ की, मगर सभी लोग धन चाहते थे और धन मेरे पास नहीं था। कोई दूसरा उपाय समझ में ना आने की वजह से मैं घूमता रहा। मैं आधी रात के बाद तक गलियों में घूमता रहा। अंत में मैं इतना थक गया कि और ज़्यादा नहीं चल सकता था। मैं थका हुआ था, मैं भूखा था, मैं सब कुछ था, मगर नाउम्मीद नहीं हुआ था। जब मैं शारीरिक रूप से थक कर बिल्कुल चूर हो गया तो एक गली के उस किनारे पर पहुंचा जहां लकड़ी की बनी पगडंडी बहुत ऊपर उठी हुई थी। मैंने कुछ लम्हों के लिए इंतज़ार किया, जब तक कि मैं मुतमईन नहीं हो गया कि कोई राहगीर मुझे देख नहीं रहा है, और तब रेंग कर मैं पगडंडी के नीचे पहुंच गया और अपने थैलों को तकिए की तरह लगाकर रात भर ज़मीन पर लेटा रहा। लगभग सारी रात में भारी कदमों की आहट अपने सिर के ऊपर सुनता रहा। अगले दिन प्रातःकाल मैंने अपने को कुछ तरोताज़ा महसूस किया, मगर मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। जैसे ही इतनी रोशनी हुई कि मैं अपने चारों ओर सब कुछ देख सकूं, तो मैंने खुद को एक बड़े जहाज़ के पास पाया। ऐसा लग रहा था
कि उससे कच्चा लोहा निकाला जा रहा था। मैं फ़ौरन जहाज़ के पास गया और कैप्टन से विनती की कि वे मुझे जहाज़ से माल उतारने के काम में लगा ले, ताकि मैं भोजन के लिए कुछ धन जुटा सकूं। वे कप्तान एक गोरा व्यक्ति जो दयालु दिखाई दे रहा था, राज़ी हो गया। मैंने नाश्ते के लिए धन जुटाने के लिए काफ़ी देर तक काम किया और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे अब भी याद है कि वे नाश्ता मेरे द्वारा किए गए तमाम नाश्तों में सबसे ज़्यादा रुचिकर था। मेरे कामों ने कप्तान को इतना खुश कर दिया कि उसने मुझसे रोज़ाना कुछ मजदूरी पाने के लिए काम करते रहने के लिए कह दिया। मैं ऐसा करने के लिए बहुत खुश था। मैं उस जहाज़ पर कई दिनों तक काम करता रहा। अपनी थोड़ी सी मजदूरी में से भोजन पर लागत करने के बाद उतना नहीं बचा पाता था कि मैं हैम्पटन जाने का खर्चा उठा सकूं। हर मुमकिन उपाय से बचत करने के नज़रिए से मैं पगडंडी के नीचे ही सोता रहा। जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए काफ़ी धन बचा लिया, तब मैंने जहाज़ के कप्तान को उसके एहसानों के लिए धन्यवाद दिया और दोबारा चल पड़ा। बिना किसी असाधारण घटना के मैं अपनी बचत के पूरे 50 सेंट, जिससे मुझे अपनी शिक्षा शुरू करनी थी, के साथ हैम्पटन पहुंच गया। स्कूल के तिमंजिले पक्के विशाल भवन को पहली नज़र में देखकर ही मुझे लगा कि वे वहां पहुंचने के लिए मुझे जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मुझे उसका फल मिल गया है। उस दृश्य ने मानो मुझे नया जीवन दे दिया। हैम्पटन इंस्टीट्यूट के आंगन में पहुंचते ही मैं किसी कक्षा में प्रवेश के लिए मुख्य अध्यापिका के सामने हाजिर हुआ। काफ़ी लंबे समय तक सही भोजन और स्नान न करने तथा कपड़े न बदलने की वजह से हकीकत में मैं उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। मैंने फ़ौरन भांप लिया कि उनके मन में मुझे विद्यार्थी के रूप में प्रवेश देने में शंका थी। कुछ समय तक उन्होंने मुझे प्रवेश देने से ना तो इनकार ही किया और ना ही मेरे पक्ष में फैसला लिया। मैं उनके आसपास ही चक्कर लगाता रहा और हर तरह से अपनी काबिलियत के अनुसार उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। इसी बीच मैंने उन्हें दूसरे विद्यार्थियों को प्रवेश देते देखा और इससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने मन की गहराई में महसूस किया कि मैं भी उनकी ही तरह काम करने के काबिल हूँ। अगर मुझे वे जो मेरे अंदर है दिखाने का एक मौका मिल जाए। कुछ घंटे गुजर जाने के बाद मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, बराबर वाले गायन कक्ष में सफाई की ज़रूरत है, झाड़ू ले लो और साफ़ कर दो। मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका है। कभी भी कोई आदेश पाकर मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं हुई। मैंने गायन कक्ष में 3 बार झाड़ू लगाई, फिर मैंने झाड़न लिया और उससे 4 बार झाड़ा। दीवार के चारों ओर के लकड़ी के सामान हर एक बेंच, मेज और डेस्क को मैंने झाड़न से 4 बार साफ़ किया। इसके अलावा हर एक फर्नीचर को अपने स्थान से हटाया और कमरे की हर एक अलमारी और कोना पूरी तरह साफ़ कर दिया। मैं अनुभव कर रहा था कि मेरा भविष्य बहुत बड़ी सीमा तक इस कमरे की सफाई से अध्यापिका के ऊपर जो प्रभाव मैं डालूंगा पर आधारित है। जब मेरा काम पूरा हो गया, मैंने मुख्य अध्यापिका को सूचित कर दिया। वे उत्तरी अमेरिका योंग की महिला थी जो जानती थी कि धूल और गंदगी को किस जगह पर खोजा जाए। वे कमरे में गई और अलमारियों का निरीक्षण किया। फिर उसने अपना रुमाल लिया और दीवारों के पास लगे हुए लकड़ी के सामान, मेज और बेंचों पर रगड़ा। जब उसने फर्श पर थोड़ी सी भी गंदगी या किसी भी फर्नीचर पर धूल का एक कण भी नहीं मिला, तो उसने शांत भाव से कहा, मैं समझती हूँ तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के काबिल हो। उस समय मैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा खुश लोगों में से एक था। उस कमरे की सफाई करना मेरे लिए कॉलेज की परीक्षा थी। तब से मैंने अनेक परीक्षाएं पास की, मगर मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि अब तक पास की गई तमाम परीक्षाओं में वे
सर्वोत्तम थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।